नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत जो है वो उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम जीएस पेपर 5 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, सुशासन के सिद्धांतों एवं चुनौतियों पर चर्चा करते हुए इसके कार्यान्वयन से उत्तर प्रदेश को क्या लाभ हो सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आइए बिना समय गवाए देखते हैं कैसे इसको करना है। और प्रश्न पे उतरने से पहले एक छोटी सी सूचना है। आप सभी जानते हो कि जो हमारा प्रोग्राम है अब की बार मेंस पार सीरीज, तो इसके तहत हम प्रत्येक मंडे टू फ्राइडे प्रत्येक दिन जो है मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में शाम को 4 बजे इस शेड्यूल के तहत जो है वो क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो आप लोग भी इसमें देखें एक बार। जैसे सोमवार को हमारा जीएस पेपर 1 आएगा, तो फिर शाम को 2 आएगा। इसी तरीके से मंगलवार को जीएस पेपर 3 को लेकर के आएगा, तो जीएस पेपर 4 जो है वो शाम को आएगा। फिर बुधवार को पेपर 5 होगा और शाम को पेपर 6 होगा। फिर बृहस्पतिवार को पेपर 1 है और फिर जो है शाम को पेपर 2 है। इसी तरीके से फ्राइडे को क्या है, वो जीएस पेपर 3 है और फिर जीएस पेपर 4 है इवनिंग में। और सैटरडे को जो है वो हमारा वीकली करंट अफेयर्स रहेगा। और अभी अगर आप लोगों ने मेरा पीछे का करंट अफेयर्स क्लास नहीं देखी तो देख लें, वो वीकली ही चलता है और हम उसको वीकली ही करेंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स की चीज़ें ऐसी होती हैं कि डेली ऐसा नहीं है कि हम आपको रोज़ आधा घंटा 45 मिनट करंट अफेयर्स पढ़ाएं। क्योंकि महत्वपूर्ण ये होता है कि उसकी जो है प्रासंगिकता कितनी, वो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी कितना है। और सप्ताह में 4-6 घटनाएं ही ऐसी होती हैं जो आपके पेपर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो वो हम वीकली जो है, चाहे वो उसमें 5 टॉपिक बनेगा चाहे 10 टॉपिक बनेगा, वो हम कवर करवाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो ये वीकली शनिवार को देखिएगा, ये शाम को आएगा 4 बजे, नहीं सारी सुबह ये 9 बजे आएगा, 9 AM पर। तो ये हमारा शेड्यूल है, तो आप लोग इसको फॉलो करिए और इसका लाभ उठाइए। चलिए अब आते हैं अपने प्रश्न पे। देखिए, इसमें हर बार की तरह एक बहुत संक्षिप्त भूमिका, और चूंकि ये 12 अंक का प्रश्न है तो यहाँ आपको अपने उत्तर को 200 शब्दों में लिखना है। तो 200 शब्द के लिए क्या है कि थोड़ा सा आप विस्तार से भी जाएंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी। तो सुशासन का तात्पर्य अच्छी शासन व्यवस्था से है। देखिए, सबसे पहले की पॉइंट क्या है, आपका सुशासन है। तो आप ऐसे ही मुख्य परीक्षा में जो आपका की पॉइंट है पहले उसी को स्पष्ट कर दें। तो इसमें जो है सुशासन को आप स्पष्ट कर रहे हैं कि सुशासन का तात्पर्य जो है अच्छी शासन व्यवस्था से है। भारतीय परंपरा में सुराज व राम राज्य जैसी अवधारणाएं सुशासन का ही जो है वो पर्याय थी, किंतु वर्तमान में सुशासन की अवधारणा 1992 में विश्व बैंक ने गुड गवर्नेंस नामक दस्तावेज में जो है वो प्रस्तुत की। देखिए, हम लोग शुरू से ही जो है हमारे एंशिएंट काल से ही हम लोग राम राज्य की बात करते थे। जब राजतंत्र था तो वह वो एक तरीके से सुशासन का ही परिचायक था। और ये कोई अवधारणा नवीन अवधारणा नहीं है। ये जब से राजतंत्र का विकास हुआ तब से कहीं न कहीं एक अच्छे शासन व्यवस्था की जो है वो परिकल्पना करी गई। तो वही चीज़ें आप बता रहे हैं। और जो 1992 में गुड गवर्नेंस नामक दस्तावेज में जो विश्व बैंक ने बताया है, तो उसके तहत कुछ पैरामीटर्स दिए हैं और आपको भी ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में उसको बता देना होगा कि विश्व बैंक ने किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु सुशासन के प्रमुख बिंदुओं को बताया है, जो निम्न है। नंबर 1, उत्तरदायित्व का सिद्धांत। फिर 2, जवाबदेहिता होनी चाहिए सुशासन के तहत। पारदर्शिता होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। फिर सुशासन में क्या है, विधि का शासन हो। फिर वो जो हो समावेशिता, मतलब समाज के तृणमूल स्तर तक उसकी व्याप्ति हो। फिर प्रभावशीलता एवं दक्षता हो और सहमति हो। ये जो 8 लक्षण हैं, यही गुड गवर्नेंस के लक्षण बताए गए हैं। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। तो आप भी अपने मुख्य परीक्षा में कुछ चीज़ें तो थोड़ा सा याद भी करिए, क्योंकि जब तक याद नहीं करेंगे और इस तरीके से चीज़ें बताएंगे नहीं कि विश्व बैंक के अनुसार उदाहरण दे करके, तब तक जो है आप ये सोचिए कि बहुत अच्छी स्थिति में आपको अंक मिल जाएगा, तो वो मुश्किल होगा। तो इसका ध्यान रखना है।
फिर इस प्रकार उपर्युक्त 8 सिद्धांतों के पालन से सुशासन की अवधारणा को सफलीभूत किया जा सकता है। वर्तमान में देश दुनिया की सरकारें इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य भी कर रही हैं, किंतु अभी भी उसके क्रियान्वयन के समक्ष चुनौतियां हैं, जिसे हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये कि आप कैसे ही सुशासन की परिभाषा जैसे ही आपकी खत्म हुई वैसे ही आप जो है अपने प्रश्न के दूसरे पक्ष पे उतर गए। और आपको ये पता है कि चूंकि ये प्रश्न जो है पत्र पेपर 5 से है और पेपर 5-6 यूपी ओरिएंटेड है, तो आपको तुरंत चीज़ें यूपी के संदर्भ में चीज़ों को बतानी होंगी। और ये गलती आप जो है मुख्य परीक्षा में नहीं करिएगा कि पूछा जा रहा है यूपी स्पेशल का पेपर और आप जैसे सामान्य पेपर लिख के आते हैं 1, 2, 3, 4 वैसे लिख के आ जाइए। यहाँ आपको यूपी को लेकर के फोकस्ड होना पड़ेगा, तब जा कर के आपको अंक मिलेगा। और यही कारण है कि जिन बच्चों ने फोकस होकर के पिछला एग्जाम दिया था वो काफ़ी अच्छा नंबर पाए, वो सेलेक्ट भी हुए। और बाकी जो अच्छे बच्चे थे जिनका 4 पेपर काफ़ी अच्छा रहा, उनका पेपर 5, पेपर 6 में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि वो एक तो प्रॉपर वे में प्रैक्टिस नहीं की और इस पेपर को वाकई में वो बहुत हल्के में लेके चले गए। और इस समय अगर देखा जाए तो हम पीसीएस मेंस में भी देखिए 4 पेपर जो जीएस के उसकी भूमिका तो है, और उसको आप लोग चूँकि हर जगह से पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें कवर होती रहती हैं। लेकिन जो पेपर 5 और 6 है, एसए और हिंदी, ये 4 पेपर जिसका बहुत अच्छा है वही एसडीएम बनेगा। मतलब ये 4 पेपर तो बहुत संभाले, और वहाँ 4 में अगर वो औसत भी मेंटेन करता है तब भी वो एसडीएम डिप्टी एसपी बन जाएगा। और अगर यहाँ से आपका एसए गड़बड़ होता है या हिंदी गड़बड़ होती है या ये पेपर गड़बड़ होते पेपर 5-6 तो समस्या उत्पन्न होगी। फिर अब हम यहाँ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे तो सबसे पहली जो सीमा है कि जागरूकता का अभाव है। और थोड़ा सा चूंकि 12 अंक का प्रश्न है तो आप यही मत रुकिए, थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दीजिए कि उत्तर प्रदेश के निम्न साक्षरता दर के कारण नागरिक अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ होते हैं, जो सुशासन के समक्ष बाधा उत्पन्न करते हैं। मतलब गुड गवर्नेंस चूंकि नागरिकों के हित के लिए है, लेकिन चूंकि हमारे उत्तर प्रदेश की जो आबादी, एक बड़ी आबादी अभी उस तरीके से शिक्षा नहीं पाई है और वो अपने अधिकारों को लेकर के इतना मुखर नहीं होते, बल्कि अपने अधिकारों का ही वो हनन कर देते हैं। मतलब ये आप बता रहे हैं कि जागरूकता का अभाव, मतलब बहुत ज़्यादा अवेयर न होने की वजह से। फिर संसाधनों का अभाव है। उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी, लगभग 25 करोड़, अब तो ये 25 करोड़ हो गया है, वाला प्रदेश है। अतः प्रदेश सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं होती कि सभी जरूरतमंदों तक जन कल्याण के जो है वो कार्यों को वो पहुंचा सके। तो उत्तर प्रदेश चूँकि बहुत बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, आप सभी जानते होंगे कि भारत का तो सबसे बड़ा है और विश्व में भी 5-6 देश ही इससे ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं। तो सोचिए अपने आप में इतनी बड़ी आबादी तक अपनी नीतियों का सफल क्रियान्वयन करना, और ये भी एक बड़ी चुनौती है, वो भी तब जब आपके पास आर्थिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा अभाव हो। तो आप दूसरे पॉइंट में ये बता रहे हैं। तीसरी चीज़ कार्यबोझ, वो दूसरे ही पॉइंट से रिलेटेड है कि प्रदेश की बड़ी आबादी तक सरकार को अपनी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं को पहुंचाने के लिए एक बड़े प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता होती है, किंतु आर्थिक संसाधनों के अभाव के कारण इनकी पर्याप्त जो है वो नियुक्ति नहीं हो पाती। जो कार्यरत हैं उन पर कार्य की अधिकता हो जाती है, जिससे उनकी दक्षता जो है वो प्रभावित होती है। आप समझ रहे हैं कि भाई चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो पुलिस का क्षेत्र हो, या कोई भी सरकारी कार्यालय आप देखेंगे तो वहाँ कार्य की अधिकता इस लेवल पर है कि वो अपने दायित्वों का सही से निर्वहन नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको भी तो प्रॉपर वे में नीड चाहिए, उनके भी नात बात है, रिश्तेदार हैं, घर परिवार है, तो उनको भी तो वो सब चीज़ों से जब वो सही से करेंगे तभी वो अपने काम में सामंजस्य बैठा पाएंगे। और काम की इतनी अधिकता है कि वो अपनी चीज़ों को जो है एक तरीके से फिर एक समय के बाद उनमें अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि मतलब जितनी बड़ी जनसंख्या उसी हिसाब से जो है वो कार्यबल का होना भी ज़रूरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं कर पाता है। वो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ये आर्थिक संसाधन यहाँ के बहुत सीमित है।
आप सभी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो कोई कोस्टल एरिया में तो है नहीं, या प्राचीन काल से बहुत समृद्ध अवस्था में नहीं रही है। एक बड़ा कारण यहाँ है चूँकि ये गंगा के दोआब के क्षेत्र में है, गंगा यमुना के, तो यहाँ जो थोड़ा है कि लैंड उपजाऊ है। वर्तमान समय में यदि देखें तो ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीज़ें थोड़ा सा प्रगतिशील है, उसको वो हरित क्रांति का लाभ मिला, फिर दिल्ली एनसीआर से सटे होने के कारण यहाँ उद्योगों का भी विकास हुआ। लेकिन अभी भी चाहे बुंदेलखंड का क्षेत्र हो या फिर पूर्वांचल का क्षेत्र हो, वो अभी भी समाज की जो विकास की मुख्य धारा में वो है उपेक्षित बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। फिर सुशासन में चुनौतियाँ क्या है कि राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाहों का जो है वो भ्रष्ट गठजोड़ है। आप सभी जानते होंगे कि नेता और नौकरशाह, आए दिन आप पेपर में पढ़ते होंगे कि इनकी मिलीभगत से जो सुशासन की चीज़ें होनी चाहिए वो समाज के अंतिम पायदान तक नहीं पहुंच पाती हैं। फिर लाल फीताशाही वाली प्रवृत्ति वर्तमान में सुशासन की सबसे बड़ी बाधा है, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। कल को आप भी एसडीएम बनेंगे, डिप्टी एसपी बनेंगे, और वहाँ क्या है कि वहाँ चीज़ों के को टाल मटोल करने की प्रवृत्ति, मतलब कोई भी चीज़ है उसको लटका के रखना। अब लटका के रखने के कई कारण होते हैं। एक बड़ा कारण तो उसमें आर्थिक हित ही निहित होता है कि भाई अगर लटका के रखेंगे तो संबंधित व्यक्ति से हम कुछ अनैतिक रूप से कुछ लाभ ले लेंगे, आर्थिक लाभ ले लेंगे। लेकिन आप सही मायने में नियुक्त किसके लिए हो रहे हैं? जनता के आप सेवक हैं, जनता की सेवा के लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप मालिक की भूमिका बनने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए जब आप एसडीएम बनिएगा, डिप्टी एसपी बनिएगा, तो ये जो धारणा है लाल फीताशाही, रेड टेप की, इसको आप जो है वो दूर करिएगा। जिसमें कैपिटलिज्म का एक नए रूप, क्रोनी कैपिटलिज्म की संस्कृति तेजी से जो है बढ़ रही। वही नौकरशाह हैं या जो व्यापारी हैं, और जो नौकरशाहों का जो गठजोड़ हो जाता है राजनेताओं का। फिर लैंगिक असमानता, वर्तमान समय में प्रदेश की आधी आबादी इसका दंश झेल रही है। मतलब लैंगिक असमानता भी है भाई, पुरुषों की ही जब जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अशिक्षित है, या अगर शिक्षा भी प्राप्त किया है तो वो कौशलपूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त कर सका है। तो इस में तो महिलाएं और भी पीछे हैं, महिलाओं की स्थिति तो और भी दयनीय है। तो अभी जो है उत्तर प्रदेश अपनी आधी आबादी को जो है वो मुख्य धारा में ला ही नहीं पाया है। और ये सुशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आपके प्रदेश की आधी जो जनसंख्या है वो उसका बहुत थोड़ा जो प्रतिशत है वही जो है समाज की मुख्य धारा में है या वो वर्किंग क्लास में है। बाकी जो है वो अभी बहुत ही सामान्य तरीके से जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। फिर जो अगला है न्याय में देरी, ये भी जो है सुशासन के तहत आप बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चुनौतियां हैं सुशासन की। देखिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी जान रहे होंगे कि ये समय जो है वो मुख्य परीक्षा को पढ़ने को लेकर के है, और इस समय आप अगर इस बार मेंस दे रहे हैं या अगला पीटी देना है, दोनों ही सूरत में आप प्रयास करें कि आप मुख्य परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग कर लें, क्योंकि जितना आंसर राइटिंग आप करेंगे उतना ही सहज आप मुख्य परीक्षा में रहेंगे। और इसके लिए जो है वो हमारे संस्थान के द्वारा भी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, बहुत बेहद कम फी पे है। तो आप इससे जुड़ सकते हैं, इन नंबरों पे संपर्क करें 7303307507 पे। ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। इसके तहत देखिए आपको मॉडल प्रश्न दिए जाते हैं, इसी तरीके से आप मॉडल आंसर लिखते हैं और इसकी प्रॉपर वे में मार्किंग होती है। जो भी कमी रहती है, जहाँ से भी आपका नंबर काटा जा रहा है, वो सब बताया जाता है और फिर जो है इसी तरीके से मॉडल आंसर दिया जाता है। तो इस सीरीज़ के माध्यम से आप देखेंगे कि आपके प्रत्येक टॉपिक को कवर किया जाएगा, प्रत्येक टॉपिक से मॉडल आंसर मिल जाएगा। तो जब आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो कम से कम 500 प्रश्नों के उत्तर के साथ आपको भेजा जाएगा और आप अपने से भी और प्रयास कर सकते हैं। तो सोचिए फिर आप कितने सहज स्थिति में रहेंगे अपने परीक्षा में। फिर उपयुक्त चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयास। देखिए चुनौतियां तो हैं, चुनौतियां तो जीवन में हमेशा आएंगी, लेकिन क्या चुनौतियों में हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाना उचित है? तो नहीं। चाहे वो व्यक्ति के स्तर पे हो, चाहे समाज के स्तर पे हो, चाहे सरकारों के स्तर पे हो, जो भी चुनौतियां आती हैं उसके समाधान की दिशा में प्रयास किया जाता है। तो उसी तहत प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है। तो सबसे पहले जो
हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, सुशासन के तहत जो हम बताए नहीं कि एक बड़ी आबादी है जो शिक्षित नहीं है, तो जब शिक्षित नहीं है तो अपने अधिकारों को लेकर के अवेयर नहीं है, तो वही ये प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं को संचालित कर रही है, जैसे स्कूल चलो अभियान, ऑपरेशन कायाकल्प एवं केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित नई शिक्षा नीति 2020। और देखिए आप अपने मुख्य परीक्षा के उत्तर में इसी तरीके से उदाहरण भी दें कि अगर आप शिक्षा के तहत कुछ बता रहे हैं कि हम शिक्षा के तहत ये प्रयास कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एक दो उदाहरण तो जरूर दें, क्योंकि यही जो है उदाहरण आपके नंबर को इंक्रीज करते हैं। नहीं तो आपका उत्तर जो है वो कहानी बन के रह जाता है। और विश्वास करिए यदि आप कहानी तो सभी लिख के आते हैं, तो आपको अगर औसत नंबर पाना है तब तो ठीक है, आप ये अप्रोच मत अपनाइए, लेकिन यदि आपको सेलेक्ट होने वाला नंबर पाना है तो इसी तरीके से पॉइंट में लिखिए। कहीं कोई दावा कर रहे हैं तो उसका उदाहरण जरूर दें, और उदाहरण तभी आप दे पाएंगे कि जब चीज़ें आपको याद रहेंगी, क्योंकि मुख्य परीक्षा का प्रेशर बहुत भयानक होता है। विश्वास मानिए कि आपकी आधी चीज़ें तो वो वैसे ही वहाँ भूल जाती हैं इतना प्रेशर में। तो जब आप बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे तो उसका मतलब 60-70% ही आप जा कर के वहाँ लिख के आ पाएंगे। तो उसके लिए जो है आंसर राइटिंग करते रहिए। फिर कार्य बोझ को कम करने के लिए लगभग सभी विभागों में पहली बात तो नई नियुक्तियां की जा रही हैं, और आउटसोर्सिंग के द्वारा भी जो है इसका समाधान निकाला जा रहा है। मतलब भाई संसाधन की कमी है, तो जब संसाधन की कमी है तो जहां आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी चीज़ें चल सकती हैं तो वहाँ प्रदेश सरकार इस दिशा में भी प्रयास कर रही है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बहुत से ऐसे विभाग हैं जहाँ संविदा कर्मी के रूप में तैनात है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो और भी कार्यालय हो। तो ये चीज़ें आप बता रहे हैं। फिर राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाहों के भ्रष्ट गठजोड़ तोड़ने के लिए संबंधित जांच एजेंसियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है और उनके अवैध संपत्तियों को जब्त भी किया जा रहा है। तो इस दिशा में भी जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। फिर सुशासन की सबसे बड़ी बाधा नौकरशाही में व्याप्त जो लाल फीताशाही है, जिसे मैंने पीछे बताया है चुनौतियों के तहत, तो प्रदेश सरकार इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अपनी समस्त योजनाओं का संचालन ऑनलाइन करने की दिशा में उल्लेखनीय काम कर रही है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ जान लीजिए कि यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ आ करके और बहुत रुपया कमाएंगे, तो अब वो समय धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। और ऑनलाइन होने पे तो पहली बात तो भ्रष्टाचार का स्कोप नहीं रहता, और दूसरी चीज़ आपकी जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है कि कोई भी फाइल जो है आप एक सर्टेन समय तक ही जो है उसको रोक सकते हैं। उसके बाद अगर वो सही है तो आप पास करिए, और अगर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसका पूरा विवरण दीजिए कि रिजेक्ट करने के पीछे के कारण क्या है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और उत्तर प्रदेश तो इस दिशा में बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़, चाहे ई टेंडर की व्यवस्था हो, चाहे ई ऑफिस की व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ें प्रदेश में हो रही हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं जिसके माध्यम से किसी योजना की समस्त कार्यप्रणाली को ऑनलाइन देखा जा सकता है एवं संबंधित अधिकारी की जवाबदेहिता भी तय होती है, वही जो मैंने पीछे बताया। फिर त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए जो है अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है वो गठन किया जा रहा है, और इसी कारण आप देख रहे होंगे कि कुछ जो केस आते हैं उसका जो है 15 दिन 20 दिन में 1 महीने में जो है उसका निर्णय हो जा रहा है, उस पर फैसला आ जा रहा है। तो इस दिशा में भी सरकार प्रयास कर रही है। फिर लैंगिक समानता बढ़ाने के लिए आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब जो महिला हैं उनको जो है शैक्षणिक दृष्टि से फिर नौकरियों में भी उनको आरक्षण दिया जा रहा है। फिर तमाम ऐसी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं कि जिनके माध्यम से महिलाओं को उद्यमी बनने में सहायता मिल रही है, कि वो रोजगार कर सके, वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके। तो ये सारी चीज़ें इस दिशा में बेहतर काम कर रही हैं। फिर इस प्रकार उपयुक्त प्रयासों द्वारा उत्तर प्रदेश सुशासन स्थापित करके निम्न लाभ भी प्राप्त कर रहा है। देखिए अब चूंकि इसमें लाभ को भी बताना है आपको, तो आप फिर अब संक्षेप में लाभ को भी बताइए, और ये आपका अप्रोच होना चाहिए कि आप प्रश्न के सारे डायमेंशंस को टच करें। तो सबसे पहला लाभ कि प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिए
नई संभावनाओं के जो है वो द्वार खुल रहे हैं। वर्तमान समय में बड़े बड़े उद्योगपति प्रदेश में निवेश के लिए MOU पर जो है वो साइन कर रहे हैं। देखिए, अगर प्रशासन में भ्रष्टाचार की चीज़ें नहीं रहेंगी, पर्याप्त सुरक्षा रहेगा, सुशासन रहेगा, आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ऑलरेडी वैसे भी जो है वो पहले से कार्यरत है और उनकी चीज़ें और बढ़ेंगी, उनकी भूमिका बढ़ेगी, वो प्रदेश में और ज़्यादा निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे। और इधर विगत वर्षों में चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से ही सही, प्रदेश सरकार इस समय बहुत बेहतरीन प्रयास कर रही है, तो आप उसका भी उदाहरण दे सकते हैं। इसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर काफ़ी हद तक नियंत्रण स्थापित हुआ है। मतलब जो प्रयास किया गया है सुशासन की चुनौतियों से निपटने के लिए, तो उसका लाभ ये मिला है कि जो है भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़, प्रदेश में भय मुक्त वातावरण का निर्माण करने में सरकार जो है सफल हुई है, जिससे आधारभूत संरचनाओं में निवेश बढ़ा है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में जो है वो तीव्रता आई है। क्योंकि आप सभी जान रहे होंगे कि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ पिछले कुछ सालों में एक बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ जो है एक तरीके से गुंडा राज कह सकते हैं कि मतलब माफियाओं का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, और इनकी वजह से जो है वो FDI नहीं आ रही थी, और फिर देश के भी उद्योगपति जो है यहाँ निवेश करने से कतराते थे, क्योंकि उनकी चीज़ें प्रभावित होती थी, उनसे गुंडा टैक्स वसूला जाता था, या आपराधिक चीज़ें जहाँ भी रहेंगी वहाँ ये सब चीज़ें फल फूल नहीं सकती। सरकार जो है इस दिशा में बहुत बेहतरीन प्रयास कर रही है। पिछली सरकार भी थी, ये भी सरकार, इन लोगों ने मिलकर इस दिशा में बहुत शानदार प्रयास किया है, और उसका भी जो है प्रतिफल देखने को मिल रहा है। फिर सरकारी योजनाओं के लीकेज में कमी आई है, जिससे सरकार में जन विश्वास बढ़ा है। वही जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी तो ये चीज़ें जो है, जो सरकारी योजनाओं का जो लीकेज है वो बंद हो जाएगा। फिर पर्यटन उद्योग का विकास भी तेज़ी से हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि अभी तो पर्यटन का सबसे बेहतरीन उदाहरण देख लीजिए, महाकुंभ है कि सोचिए 50 करोड़ लोगों की पहुंचने की संभावना, मतलब अभी तो अनुमान लगा रहे 40 करोड़ लोग पहुंच भी गए। इसी तरीके से काशी है, फिर अयोध्या में जो डेवलपमेंट है, फिर मथुरा को लेकर के है। तो ये सारी चीज़ें जो है सुशासन के अंतर्गत ही आ रही हैं कि जब तक आप सुशासन नहीं देंगे तब तक इन चीज़ों का विकास नहीं होगा, और चूँकि सरकार प्रयास कर रही है तो इस चीज़ें निकल के आ रही हैं। फिर इस प्रकार कहा जा सकता है कि सुशासन के माध्यम से सरकार न केवल जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय करने में, बल्कि अपने दायित्वों के निर्वहन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर रही है। इसके माध्यम से वह अपने संसाधनों का इष्टतम दोहन भी कर पा रही है। तो आप का जो निष्कर्ष है वो भी बहुत संतुलित होना चाहिए, और आपके प्रश्न के उत्तर लिखने का अप्रोच यही होना चाहिए। संक्षेप में एक छोटी सी भूमिका, एक छोटा सा निष्कर्ष, और बीच का पार्ट आपके प्रश्न का सभी डायमेंशंस कवर करते हुए होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि कोई एक डायमेंशन छूट जाए, और आप इस प्रश्न में देखेंगे कि मैंने सारे डायमेंशंस को जो है वो कवर किया है। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। देखिए कुछ लिंक है। सबसे पहले तो ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग इससे जुड़िए, क्योंकि यहाँ आपके परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ समय समय पर दी जाती हैं संस्थान के द्वारा। तो आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। और दूसरा हमारा 2 चैनल है, संदीप मिश्रा ऑफिशियल और समृद्धि IAS का यूट्यूब। देखिए समृद्धि IAS का यूट्यूब से तो हम आप रूबरू हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और इसको आप लोग बहुत स्नेह सहयोग दे भी रहे हैं। जो लोग नए हैं वो भी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये भी उनके लिए बहुत बेहद उपयोगी है। साथ ही ये संदीप मिश्रा ऑफिशियल आप लोग इससे इसलिए भी जुड़िए क्योंकि यहाँ भी आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत से कंटेंट जो है वो पड़े हुए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और टाइम टू टाइम हम यहाँ भी जो है वीडियो लाते रहते हैं। और हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग बेहतर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।